नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता सुदर्शन न्यूज पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुद्दे की। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में बीजेपी पूरे जोर शोर से, मैं कहूंगा पूरा जोर लगा रही है कि यूपी में उसकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी में जो 7 सीटें वो हार गई थीं, उनको भी जीतने के लिए चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 अहम सीटों पर चुनाव हार गई थी, इसलिए इस बार पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी ने टारगेट रखा है कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, इसीलिए इस इलाके में आने वाली लोकसभा की सीटें काफी अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। खास बात यह है कि पीएम मोदी आज उसी बुलंदशहर में पहुंचे जहां से उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव का बिगुल यूपी में फूंका था। पीएम मोदी ने बुलंदशहर पहुंचकर 19,100 करोड़ या लगभग कहूं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने फिर से उस बात को दोहराया कि यूपी के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। बुलंदशहर की रैली में पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और इसके लिए देशवासियों को बधाई भी दी। 2014 में पीएम मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल भी, आपको पता ही है, बुलंदशहर से ही बजाया था। उसके बाद के नतीजे ऐतिहासिक थे। 10 साल के बाद पीएम मोदी ने फिर से इतिहास दोहराने के लिए बुलंदशहर से शुरुआत की है। इससे इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं INDIA अलायंस जो है, उसकी बात करें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। बीजेपी हर मुमकिन प्रयास कर चुकी है लोकसभा में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर कब बनेगा सवाल को खत्म करना हो या कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की घोषणा करके जातिवाद के आरोपों से पल्ला झाड़ना। बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन INDI गठबंधन के हालात कुछ उलट नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ममता दीदी ने बंगाल में अपना पल्ला झाड़ लिया इंडिया अलायंस से, वहीं पंजाब में भी भगवंत मान ने तस्वीर साफ कर दी है कि वो पंजाब से अकेले चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में सियासी उठक पटक भी जो है वो तेज हो गई है। लालू कैंप खेमा मजबूत करने में जुटा है। खबर यह भी है कि नीतीश विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिसके चलते बिहार की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। नीतीश कुमार के RJD से नाता तोड़ने की अटकलें, आपको बताऊं जो उनका गठबंधन है उससे नाता तोड़ने की अटकलें के बीच लालू खेमे में 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। क्या विपक्ष की यह गलतियां उन पर भविष्य में भारी पड़ने वाली हैं? क्या इंडी गठबंधन का साथ यहीं तक सीमित था? क्या कांग्रेस एक बार फिर भीषण हार के लिए तैयार हो रही है, या अब आखिरी घड़ी में कांग्रेस किस तरह इस परिस्थिति से बाहर आती है? सवाल बहुत सारे हैं, इन सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े मेहमान उसके बारे में हमें बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मंच पर स्थानीय नेताओं ने उन्हें भगवान राम की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आनंदी पटेल का स्वागत किया। कार्यक्रम में पीएम ने 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें रेल, सड़क, तेल व गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने जमकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। बीजेपी पहले दक्षिणी उत्तर प्रदेश को ही साधने में लगी हुई है। बता दें, पीएम मोदी के लिए बुलंदशहर काफी खास माना जाता है। इसका कारण यह है कि 2014 की पहली चुनावी रैली पीएम मोदी ने यहीं से निकाली थी, जिसके बाद पीएम मोदी को 2014 की ऐतिहासिक जीत मिली। अब 10 साल बाद पीएम दोबारा इतिहास दोहराने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। इससे इतना तो साफ हो गया कि बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं इंडी अलायंस की बात करें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। बीजेपी हर मुमकिन प्रयास कर चुकी है लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए।
चाहे वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर कब बनेगा के सवाल को खत्म करना हो या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा करके जातिवाद के आरोपों से पल्ला झाड़ना। बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन इंडी गठबंधन के हालात कुछ उलट नजर आ रहे हैं। जहां ममता बनर्जी ने बंगाल में अपना पल्ला झाड़ लिया है, वहीं पंजाब में भी भगवंत मान ने तस्वीर साफ रख दी है कि वो पंजाब से अकेले चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी एक न्याय यात्रा निकाल चुके हैं, जिसमें वो देश भर में यात्रा निकाल रहे हैं ताकि कांग्रेस का प्रचार हो सके। 25 जनवरी को यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली थी। उससे 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपने और ममता बनर्जी समेत कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने कहा था कि ममता से उनके आपसी और पार्टी के संबंध काफी अच्छे हैं। पार्टियों के बीच मतभेद होता रहता है, लेकिन उससे उनके आपसी रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगले ही दिन ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने के बयान देकर सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल पहुंच रही है, लेकिन इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने 25 जनवरी को अपनी एक रैली निकालने की भी घोषणा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब पूरा मामला जो है वो साफ होता नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ भाजपा की तरफ से चुनावी बिगुल बजा दिया गया है, तैयारियां तेज है, बुलंदशहर से चुनाव प्रचार को प्रारंभ कर दिया गया है। 2014 की तर्ज पे 2024 को एक बार फिर से 2024 में अपनी जीत की तैयारियां करना, उसके लिए प्लानिंग करना, अपना पूरा एक प्लान ऐसे तरीके से तैयार करना, उसी जगह से शुरुआत करना। उत्तर प्रदेश से एक संदेश पूरे तमाम पार्टियों को यह जाता है कि भाजपा ने अपनी शुरुआत जो है कर दी है। लेकिन बाकी पार्टियों की बात करूं तो इंडिया अलायंस जो कि मुख्य एक दल के रूप में खुद को पेश कर रहा था, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। इसी पर चर्चा करना चाहेंगे हमारे तमाम गेस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में। मैं स्वागत करना चाहूंगा सभी गेस्ट का। यहां पर संजय चक्रवर्ती जी, टीएमसी के नेता, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए, आपका स्वागत है। पवन गोयल जी, प्रवक्ता भाजपा से, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए, आपने समय निकाला। उसी के साथ हमारे साथ आशीष मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी। जो इंडी अलायंस की बात की जा रही है, INDIA की बात कही जा रही थी, जहां पर सब कुछ ठीक चलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन वहीं पर ममता दीदी की तरफ से जब वो कह दिया कि भाई अब देखिए हम तो बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं, 2 सीटों की पहले जब बात कही जा रही थी तो उस समय अधीर रंजन चौधरी वो आपके समर्थन में नजर नहीं आ रहे थे। सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? और INDIA, और ये कहा जाता है कि ममता दीदी ने इस पूरे अलायंस का जो नाम रखा था तो इसका श्रेय उनको जाता है, ऐसी बात ये भी हमें सूत्रों से जो है हमारे खबर है। लेकिन आप कंफर्मेशन के साथ बता दीजिए, क्या केवल नामकरण तक ही सीमित रहा ममता दीदी का कि उन्होंने इंडिया नाम दे दिया और उसके बाद वो पीछे हट गई हैं, अपना चुनाव अलग लड़ रही हैं? संजय जी। नमस्कार। जिस तरीके से आपने जो है आपका पीछे जो बैनर लिख करके आ रहा है और उसके बाद जो आप लोगों की बातें हैं, उससे तो लग रहा है भाजपा जीत चुकी है 2024 में। अच्छा, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से मतलब बीजेपी की हुंकार बड़ी पहली बार सुना है वैसे, लेकिन हालांकि हमेशा मोदी की हुंकार ही सुनता आ रहा हूँ। तो मोदी जी किस पार्टी के हैं? सुन तो लीजिए। अरे मेरी देखिए, सवाल पूछा तो मैं मुझे जवाब तो नहीं, आप हमारे बैनर पर सवाल उठा रहे हैं ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि मोदी की हुंकार, भाजपा की हुंकार, ममता दीदी की हुंकार या टीएमसी की हुंकार? बोलिए, पूरी बात बोलने दीजिए, या तो फिर आप बताइए, मैं चुप नहीं नहीं, बोलिए ना, आप बोलिए, चलिए बोलिए। कहाँ बोलने दे रहे सर? अरे आप बात ही अलग कर रहे हैं, आप बैनर पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको क्या, आप बात ही अजीब कर रहे हैं। बोलिए, आप अपना पॉइंट रखिए ना। बीजेपी के प्रवक्ता जी बोलेंगे तो आप उस समय क्या होगा कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पर मौका दिया, बुलाया गया, आप फिर भी इस तरीके का आरोप लगाएंगे, बीजेपी की तरफ से क्या हो जाएगा? अभी देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। नहीं, कुछ नहीं देख, आपको बोलने दिया जा रहा, आप बोलिए ना। आप यहाँ बैनर पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? भाई बोलने तो दीजिए सर। हाँ बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए। तो आप लोग जिस तरीके से एक महिमा मंडन करते हो सरकार की, वो तो मैं देख ही रहा हूं। अरे हम तो ममता दीदी का महिमा मंडन कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं इंडिया का नाम उन्होंने दिया, आप उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं।
सर नहीं, किसी और से बुलवा लीजिए सर, हम चुप रहते नहीं नहीं, आप चुप नहीं रहिए, आप बोलिए ना महिमा। आप देखिए, गलत आरोप मत लगाइए ना संजय चक्रवर्ती जी। बोलने कहाँ दे रहे सर, बोलने कहाँ दे रहे? मैं अब बोलिए, कोशिश चलिए अब बोलिए। तो पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से सरकार की जो महिमा मंडन हो रही है, हर जगह हो रही है, आप ही नहीं कर रहे, बहुत सारे नहीं, मैं ही नहीं, मैं तो करता नहीं, लेकिन आप बाकियों पे आरोप लगाएं, वो आपको आजादी है। मैं मानता हूं आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हम पे ही आरोप ना लगाइए। आप इस मुद्दे पे आके आप अपने पॉइंट जरूर रखिए संजय जी। सर जी मैं पॉइंट ही रखने जा रहा हूं, बोलने कहां दे रहे हैं आप? लगातार आप मुझे टोके चले देखिए, जा रहे हैं। आप पर्सनली आप आने की कोशिश जो प्रयास कर रहे हैं संजय जी, कोई पर्सनल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बीच में टोक रहा हूं। उससे परे जब चर्चा के बीच में कहीं नहीं रोका जाएगा। संजय जी प्लीज प्लीज आप प्लीज बोलने तो दीजिए, मैं अपनी बातों को एक टॉपिक के हिसाब से बात करूंगा कि जो आप बोलेंगे वही मैं बोलूंगा। नहीं बोलिए, चलिए बोलिए। होगा ना, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा, लेकिन पार्टी का पक्ष रखने से पहले मैं सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि जो चीज हमें लगती है कि ऐसा हो रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में निश्चित रूप से बताएंगे। भाई देखिए, ऐसा है, अभी आपने कहा मोदी जी की रैली चल रही, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये तो क्या बीजेपी की इस बार जो है 2024 लड़ेगी या एनडीए लड़ेगा? अगर एनडीए लड़ेगा तो एनडीए के बाकी घटक दल की तो कोई मीटिंग नहीं हो रही है, बाकी घटक दल की कोई भी जो है रैली नहीं हो रही, बाकी घटक दल का कोई भी जो है किसी तरह की सीट शेयरिंग नहीं हो रही, बाकी किसी का जो है इनका जो है कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई इनका संयोजक नहीं है, 10 साल से एक मीटिंग नहीं हुई। तो ये जो चीज बीजेपी के साथ आप लोग बार बार बताते, उनकी तैयारी चल रही है, तो उनकी तैयारी तो केवल मोदी जी कर रहे हैं, अकेले अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। बाकी जो 38-37 दल बाकी जो बचे हुए हैं, उनकी तैयारी क्या है? उनकी तैयारी तो आज तक नहीं दिखती, लेकिन हमारी तैयारी है, हम तैयारी कर रहे हैं और हम सीरियस है, हम सारे गठबंधन के लोग सीरियस है। और ये जो ममता दीदी ने कल जो स्टेटमेंट दिया है, ये कोई फाइनल नहीं है, कोई लिखित नहीं है। राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पे संभावनाएं होती है, संभावना की राजनीति होती है, जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हमने अपनी बात रख दी, लेकिन जब हम बैठेंगे, बैठने के बाद जो चीज डिसाइडेड होगा उसके बारे में बातचीत की जाएगी। अभी फिलहाल तो कोई फाइनल तो नहीं ना हो गया है कि हाँ बस हो गया है, अब इतनी सीट पे हमें लड़ना ही लड़ना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जून के महीने से लेकर के अब तक 7 महीने के अंदर हम लगभग 5 बैठक कर चुके हैं, लेकिन फिर वही बात, 10 साल में एक बैठक नहीं हुई। हम लोग बैठक कर रहे हैं, सीरियस हैं, मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, और हम सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे, रैलियों में जाकर के सरकारी पैसे को दुरुपयोग नहीं कर रहे। हम जो काम कर रहे हैं, हम अपनी सीरियस के साथ जमीनी स्तर पे हम काम कर रहे हैं। ममता दीदी देखिए, आज ही रैली किया ममता दीदी ने, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं अपना। हम लोग के ये अलग बात है कि हम लोग जो है रैलियों को आप लोग दिखाते नहीं हो, आप लोग मोदी जी का दिखाते हो, योगी जी का दिखाते हो, अमित शाह जी का दिखाते हो, जेपी नड्डा का दिखाते हो, लेकिन हम लोग को नहीं दिखाते, ये अलग बात है। लेकिन जो है हकीकत वो है कि मीडिया पूरी तरीके से साथ है, तो इसी वजह से हम लोग देखिए संजय जी, ये शूट द मैसेंजर वाला जो प्रयास आप कर रहे हैं, आप एक बताइए, ठीक है, पॉजिटिविटी को आप लोग कभी सामने नहीं, क्यों पॉजिटिविटी का क्या सामना, क्या आप बताइए, एक बात बताइए ना। इंडिया गठबंधन में आप बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की, भाजपा की सीटें कम है क्या? क्या आप उनको अगर बिना गठबंधन के साथ भी अगर देखें, मीटिंग की आवश्यकता किसको ज्यादा जरूरत है? भाजपा को किसको ज्यादा जरूरत है? 303 सीटें संजय जी, किसको ज्यादा जरूरत है मीटिंग की? पहले बताइए ना, पहले कितनी सीटें बचती है एनडीए की? अच्छा नहीं, आप बताइए ना कितनी, किसको ज्यादा आवश्यकता है? पहले से फाइनल कर दीजिए, एनडीए नहीं लड़ रहा है, ये आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, एनडीए। देखिए सीट शेयरिंग आपकी नहीं हुई है, आपकी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, आप यहाँ पर एनडीए बनाम बीजेपी, ये आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बीजेपी बोलेगी तब आप सुनेंगे उसको। नहीं बिल्कुल, आप बीजेपी को भी हम टोकेंगे, क्यों नहीं टोकेंगे? आप जो आरोप केवल यहाँ पर ये लगा रहे हैं कि माहौल क्रिएट करने का, देखिए जहां पर धुआं होता है वहीं से चिंगारी, वहीं पर बीजेपी के बारे में जहां आग लगी वहीं से तो धुआं नजर आता है। अगर दिक्कत जहां पे उसी को तो मैं यहां कर रहा हूं। मैं संजय जी यही तो कह रहा हूं, आप मुझे भी नहीं बोलने देंगे। मैं कह रहा हूं इंडिया का नाम रख दिया गया ममता दीदी की तरफ से, उसके बाद यहां पर एकजुटता क्यों नहीं नजर आ रही है? वो उन्होंने खुद ये बयान दिया, ममता दीदी के आप क्या अगेंस्ट जाके बोल रहे हैं जब वो कह रहे हैं हमसे कोई बात नहीं कही गई। रैली उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी की आ रही है, उसको उनका पता नहीं था, कह रहे हैं उनके बारे में कोई इंटीमेशन ऐसा नहीं दिया गया, एक कॉमन कर्टेसी का पालन नहीं किया जा रहा। आप हमें यहां पर कह रहे हैं कि हम महिमा मंडन कर रहे हैं भाजपा का। आप तमाम चैनलों पर चाहे आरोप लगाएं, लेकिन कुछ तो ऐसा मैटर हो, इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा मैटर तो सामने आए कि वो अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करें। ठीक है, आप मीडिया को देखिए संजय जी, ऐसा नहीं होता। मीडिया पैटर्न से मैंने खाली इस चैनल में काम नहीं किया है, 10 चैनल में काम किया है। मुझे ये बात आपकी बिल्कुल सही हो सकती है कि किसकी तरफ जाता है। जनता ही तो मूड तय करती है, जनता ही तो वोट करती है, फिर जनता भी गलत होगी, फिर ऐसे मीडिया भी गलत हो गए, सब गलत हो गए। ठीक है, आपकी बात मैंने ले ली। भाजपा के प्रवक्ता की मैं यहां पर राय ले लेता हूं।
आप पर आरोप लगाया जा रहा है पवन गोयल जी, साफ साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि आप INDIA की बात करते हैं पर NDA की मीटिंग्स नहीं होती, उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं होती, उनको घेरने का प्रयास यहां पर किया जाता है। जवाब आपसे भी बनता है। पवन गोयल जी की आवाज, आपका ऑडियो शायद म्यूट हो सकता है। पवन गोयल जी नहीं सर, हाँ आप बोलिए। तो मिट में आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं संजय चक्रवर्ती जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने इस बात को मान लिया कि मोदी जी जीत रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, टीएमसी के प्रवक्ता ये भूल गए हैं कि ममता बनर्जी बार बार सरकार में आ रही है, बार बार मुख्यमंत्री बन रही है, तो फिर इसमें मीडिया का क्या रोल है? मीडिया के ऊपर क्वेश्चनिंग करने से पहले अगर अपने पश्चिम बंगाल के ऊपर क्वेश्चन करते तो ज्यादा बेटर होता। आज भाजपा पश्चिम बंगाल में भी जीत रही है, 18-19 सांसद लेके, 74-73 विधायक लेके। अगर भाजपा वहां जीत रही है तो भाजपा की तो बात होगी। दूसरी और सबसे बड़ी बात, इनकी पहली मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, माननीय नीतीश कुमार जी बढ़ चढ़ कर आए, शरद पवार जी आए, ममता बनर्जी आई, इनकी 4-5 मीटिंगें हो गई। उसके बाद इनके रिजल्ट क्या निकले? कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज होता है। कांग्रेस के जीतने से पहले कर्नाटक और हिमाचल ममता बनर्जी के शब्द थे, हम अपने हिसाब से देंगे इनको सीटें, लेकिन जब वो जीत गए तो हम कांग्रेस की बात मानने को तैयार हैं। कल की क्या स्टेटमेंट थी? नहीं हम अकेले लड़ेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने गठबंधन को संभाला नहीं जा रहा। एनडीए की तरफ से जितने भी 38 घटक दल हैं उनके ऊपर से कोई भी बगावत की सुराय। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और शिवम जी, 2014 और 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सीटें लेकर आई थी। सहयोगी दल का साथ जरूर था, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ थे। तीसरी सबसे बड़ी एक और बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने एक स्टेटमेंट शुरू करी कि चुनावी बिगुल बजा दिया है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर दी है, भाजपा ने विकास। भाजपा 2014 से लेकर आज तक देश के लिए सबका साथ, सबका काम, सबके विकास के साथ हमेशा निरंतर प्रयास करती जा रही है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो भारत की सुरक्षा के ऊपर सवाल हो, चाहे लोगों को घर देने हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे नौकरियां हो। इतना मर्जी है विपक्षी गठबंधन एक साथ हो जाए, इनको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जागृत हो चुकी है। वो देख रही है किस तरीके से भ्रष्टाचार की राजनीति देश से खत्म हो गई है। जी शिवम जी, इसी वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रों के साथ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें उनके साथ यहाँ पर, और ये 26 तारीख की तैयारी यहां पर हो चुकी है। इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज को कितना संभाल के रख पा रहा है, उसका कितना केयर कर रहा है निश्चित तौर पर। और इसमें लेकिन एक और बिंदु हम जोड़े यदि असीम, तो भारत की शक्ति का मैं परिचय कहूंगी कि ये देखिए, ये कितने सुंदर दृश्य, ये भारत की प्राचीन जो वैज्ञानिक शक्ति थी, ये उसके कहीं ना कहीं दृश्य हैं, ये झरोखे हैं जो हम देख रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस जैसे जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उन्होंने हमेशा पश्चिमी देशों की ओर देखा। तो अब जो ये हर साल आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा कि जो ये इस प्रकार की जो हमारी धरोहर है, ये जो हेरिटेज साइट्स में यूनाइटेड नेशंस की लिस्टेड होती जा रही हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि धीरे धीरे ये जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डीकोलोनियलाइज अब हो रहे हैं वास्तविक रूप से। और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल मैं देखती हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो ये गुलामी की मानसिकता है और औपनिवेशिक काल की जो ये एक मानसिकता है, उससे तमाम इंस्टीट्यूशंस को वो दूर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये इस बात का भी द्योतक है और इस बात का भी हमें संदेश दे रहा है कि न सिर्फ अभी बल्कि पुरातन काल में भी हमारे पास वो इतनी शक्ति थी, इतना टैलेंट था कि हम उस जमाने में भी इस वर्ल्ड लेवल का जो वेधशाला उसको हम बना पाए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की खगोलीय वेधशाला सिर्फ जयपुर में नहीं है, दिल्ली में भी है और उज्जैन में भी है। और इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास कई ऐसी एक बहुत लंबी फेरहिस्त है। 4 BC में हमारे यहाँ पर सर्जरी की जा रही थी। फिर हम चरक के योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं। हमने विश्व को शून्य दिया, हमने पूरे विश्व को जिंक और स्टील को स्मेल्टर करने की तकनीक सिखाई। हमारा जो ये खगोलीय शास्त्र में कहीं ना कहीं जो हाथ है, हमारे जो आज पंचांग हैं, उन्हें हम देखते हैं सालों साल बिना किसी त्रुटि के हम उनके माध्यम से गणनाएं कर पाते हैं। गणित को जो हमारा योगदान, बिल्कुल तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमने विश्व को दिए हैं। और ये वो समय था जब पूरी दुनिया से लोग अध्ययन के लिए, शोध के लिए भारत आया करते थे। और कहीं ना कहीं उसी युग में मुझे लगता है हम वापस पहुंच गए हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री कहते हैं डॉक्टर अंशु कि हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं, ये तस्वीरें इनके जरिए जो मैसेज देने की कोशिश
बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, आपने इमैनुअल मैक्रों को देखा और कल के महत्वपूर्ण दिन के लिए ये तैयारियां तेज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे मुख्य मेहमान के रूप में उनका स्वागत भी किया गया, भ्रमण भी साथ में यहां पर करा जा रहा है। लेकिन ठीक है, वापस आते हैं इस मुद्दे पर। जिस तरीके से यहां पर संजय चक्रवर्ती ने आरोप लगाए थे एनडीए के मामले में, लेकिन बार बार मैं वही कहता हूं कि INDIA और एनडीए का कंपैरिजन करना फिलहाल अभी आवश्यक है या नहीं, क्योंकि जब बिल्कुल आते हैं आप पर, आपका हमने पॉइंट यहां पर ले लिया, भाजपा का भी पॉइंट ले लिया, कांग्रेस की भी हम यहां पर बात लेना चाहेंगे। आशीष मिश्रा जी, यात्रा आगे बढ़ती है लेकिन समर्थन नहीं मिलता है, आपके यहां पर दिक्कतें कई सामने आ रही हैं। आप देखिए, आपका दिल्ली में सीट शेयरिंग का मामला क्लियर नहीं हुआ है, साथ ही साथ बंगाल की जब बात आती है आप पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। क्या खुश हैं इस बात से? क्या आप पहले हंस लीजिए, पहले आप क्या खुश हैं? आशीष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए, आप पहले ही हंस रहे हैं। देखिए, इतना खुश, ये आपके कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करके खुशी जाहिर कर रहे हैं क्या कि अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया इंडिया में? शिवम जी, हंसी आ रही है आपकी पत्रकारिता। नहीं, आपकी पत्रकारिता नहीं, आप पे हंसी आ रही है मुझे। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं बंगाल में सीट शेयरिंग नहीं हुई, आम आदमी पार्टी के साथ आपका पंजाब में सेट कोई बात नहीं करी, ठीक है, आपको भगवंत मान जी कह रहे हैं एक थी कांग्रेस। अब मैं आपसे वो पूछ रहा हूं, इंडी, देखिए सीरियस, मैं मुस्कुरा रहा हूं क्या? मुस्कुराने की आवश्यकता क्या है? आप बोलिए। आप क्यों मुस्कुराओगे? हाँ, आपको तो नहीं तो क्या रहूं क्या? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हमारी शक्ति देखकर आप जैसे मोदी जी सदमे में 38 लोगों को चले गए हैं। सदमे में जेडीयू के एक नेता ने बोला था ना कि भाई हम वहां पे गए थे तो पहले वहां समोसा मिलता था, अब समोसा भी नहीं मिल रहा है। सदमे में तो आपके अलायंस के लोग इस बात से आ रहे हैं कि भाई वहां पार्टी का पूरा जो इंडी का जो पार्टी जो मीटिंग्स हो रही है उसमें यहाँ पर दिक्कतें आ रही है कि फाइनेंशियली वहां पर कुछ नहीं हो पा रहा है। आप सदमा किस बात का? मुझे किस बात का सदमा? बता रहा हूं ना, क्योंकि अदानी और अंबानी हमारा खीसा नहीं भरते हैं ना, इस वजह से हम समोसा भाई ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे, खा रहे नहीं खा रहे, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन खुश हैं हम, खुश हैं आशीष मिश्रा जी, हम खुश हैं। बिल्कुल ही होगा, देश को डुबाना ही होगा तो मीडिया, विज्ञापन ये बहुत अच्छे से चलेंगे। अच्छा। और आप लोग अगर हंसोगे तो नहीं, आपके हंसने पे मीडिया आपको ही परेशान करेगी। एक बात बताओ, आपने सवाल किया शिवम जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप सवाल को आप देखिए विषयांतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। मैं आप फिर वो देखिए, आप बिल्कुल शूट द मैसेंजर, यहाँ पर आप सीधा नहीं, आप चैनल को यहाँ पर आरोप लगा दें, किसी को भी आरोप लगा देंगे। आप ये बताइए क्यों नहीं हो पा रहा है? समर्थन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ना, क्यों मिल रहा है? क्या आप बंगाल में सीट शेयरिंग हो पाई है? अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा था? हमें 2 सीटों की भीख नहीं चाहिए, इसलिए एक तरफा मन की बात हमने नहीं की। इसलिए जनता को न्याय दिलाने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए जनता के बीच हम गए हैं। अच्छा। इसको कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अच्छा। ठीक, मोदी जी देखिए पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा विश्व घूम डालेंगे, लेकिन वो BHU यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, उन बेटी से नहीं मिलेंगे जिसका बलात्कार किसी और ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है। और सुनिए, आप बोलिए। आप शक्ति की बात कर रहे हैं शिवम जी, मैं ये जैसे डिबेट खत्म होगा ना, मैं आसाम से लेकर गुवाहाटी से लेकर मणिपुर से लेकर बिहार, अपना पश्चिम बंगाल की एंट्री तक जनता का जो उत्साह, प्यार, समर्थन आदरणीय राहुल गांधी जी को मिला है, मैं आपको ना जरूर वो वीडियो में टैग करूंगा। ना बिल्कुल, आप टैग करिए ना। आप आते ही मुस्कुरा रहे हैं, आप सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आप जवाब नहीं दे रहे थे। आपकी मुस्कुराहट पर मेरा ये सवाल था, ये मुस्कुराहट पर सवाल था। बिल्कुल समर्थन मिलता है, यात्राओं का फायदा होता है। पार्टी देखिए, फिर आप मेरे से ऐसे आप पर्सनल लाएंगे, फिर मैं आपको कोई जवाब दूंगा, फिर डिबेट डिरेल हो जाती है इससे। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मिलिंद देवरा ने आपके पार्टी को छोड़ा ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले। संजय चक्रवर्ती आप पे आएंगे, लेकिन बिल्कुल ये इस तरीके से आप उसको मुस्कुराहट पे, मुझे इस बात से सवाल ये है कि भाई आपका क्यों नहीं सीट शेयरिंग फाइनल हो पा रही है? क्या हो पाएगी? चलिए आपकी बेहतरी की बात करता हूं, इंडिया गठबंधन में क्या परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि दिक्कत यही आ रही है, टीएमसी की तरफ से भी आपको समर्थन नहीं मिल पाया पूर्णतः। बोलिए ना। एनडीए में उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश यादव जी जब मंदिर जाने से रोका जाता है आदरणीय राहुल जी को, उसके बाद जब हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हमला होता है तो कोई और नहीं, सबसे पहले अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं और खेद व्यक्त करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, हमने उन्हें खुली आजादी छूट दे रखी थी कि आप हमारे खिलाफ अगर आपको कुछ लगता है गलत तो आप आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि यही संविधान में लिखा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन बैरिकेड लगाकर हेमंता विश्व शर्मा रोकने की कोशिश की है, किसको? राहुल गांधी को। रुकने वाला नहीं है, वो तो पहले ही कहा है डरो मत,
और आप लोग को भी बोलता हूँ, आप लोग भी मत डरा करो। मैं ईडी सीबीआई जीते होंगे ना, उसको देख लिया जाएगा बाद में। बैरिकेड कैसे खड़खड़ टूटे देखा ना आपने। अब पश्चिम बंगाल में भी देखिए, आप ये देखिए, क्या पश्चिम बंगाल में जब वो आई, जब आपकी यात्रा आई, तो ये भी एक तो सच्चाई है ना कि वहां पर प्लैक कार्ड दिखा के ये भी बोला गया यहां ममता दीदी ही काफी हैं। ये भी तो बात है, ये भी तो आप तस्वीर रखिए ना सामने, ये भी तो तस्वीरें हैं। मानते हैं? ठीक है, मानते हैं? 10 सेकंड दीजिएगा। 10 सेकंड आपको सारे सेकंड ही दे रहा हूं मैं, लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं डरिए मत। कौन डर रहा है? आप हंस रहे हैं, डरने वाली क्या बात है यहाँ पर? आप हंसा रहे हैं, कॉमेडी हो जाएगी इस तरीके से तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी बात यहाँ पर रखिए आपने। ठीक है, भाजपा पर आरोप लगाया ना, भाजपा पर आरोप लगाया। एक रिएक्शन भाजपा का भी ले लेते हैं, फिर राजनीतिक विशेषज्ञ जो है उनसे भी जवाब ले लेंगे। पवन गोयल जी ये कह रहे हैं कि हमने आपको आजादी दी थी जब आपकी पार्टी के पास सीट्स नहीं थी, हमने आपको परेशान नहीं किया था, लेकिन आप लोग तो हमें परेशान कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं ये कहूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी जो दलील उन्होंने दी थी, आशीष जी, उन्होंने ये कहा था कि उनको जहां से परमिशन नहीं थी वहां से यात्रा ले जाने का प्रयास था। ठीक है, लेकिन भाजपा से क्लैरिटी लेते हैं, हमारा कोई स्टैंड नहीं हो सकता यहां पर। पवन जी बोलिए। शिवम जी, पहले तो रोड मैप एक तैयार किया गया था जिसकी इनको अथॉरिटी और परमिशन दी गई थी। उस रोड मैप पे ना चलकर दूसरे रोड मैप पे चल रहे थे, पहली बात। दूसरी और सबसे बड़ी बात, जिसकी पहले जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, बड़ी पीठ थपथपा रहे थे। इनको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। जिस कश्मीर के अंदर लाल झंडा फहरता था, उस कश्मीर में तिरंगा फहर रहा है 370-35 एक हटने के बाद। एक और महत्वपूर्ण बात, इनको भारत जोड़ो यात्रा के लिए भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी थी, जो पूरा हिंदुस्तान ये घूम पाए थे। इनकी सरकार के अंदर तो अयोध्या के अंदर 84 कोस की परिक्रमा भी नहीं मिलती थी। इनकी बारी में तो 75 के अंदर कर्फ्यू लग जाया करते थे। इनकी सरकार में तो 84 के अंदर सिख कांड हो जाया करता था। इनकी सरकारों में तो भारत पाकिस्तान के कई बार युद्ध हो जाया करते थे। ठीक, तो ये आपका काउंटर इस मामले में है कि भाई सुरक्षा को लेके कांग्रेस के प्रवक्ता की जी, मैं ये आशीष जी आप ये बात समझिए, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा हम नहीं दे पाएंगे, ये दलील उनकी तरफ से दी गई थी। आपका जो स्टैंड हो सकता है बैरिकेडिंग का जो स्टैंड, वहां तो पुलिस ही है ना। पुलिस तो जब सरकार बदलेगी तो पुलिस ही रहेगी ना, पुलिस थोड़ी ना राजनीतिक पार्टी की आ जाएगी। यहां पर अनिल गर्ग जी, आपका मैं रिएक्शन ले लेता हूं जो कि बंगाल में हो रहा है, और अब जो नीतीश की तरफ से जो ट्वीट सामने आए, यहां पर लालू जी की जो बेटी की तरफ से जो ट्वीट्स किए गए, जब उससे पहले जो उनका परिवारवाद वाला जो बयान सामने आया, उसके बाद एज अ चेन रिएक्शन के तौर पर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके ट्वीट्स या पोस्ट जो है वो आने लगे। उसके बाद उन्होंने जवाब मांगा, उसके बाद अब वहां पर हलचल मच चुकी। क्या लगता है क्या होने वाला है बिहार में? और बंगाल का तो स्थिति यहां पर क्लियर है कि ममता दीदी ने बोला है कि सारी सीटों में हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रपोजल्स को उन्होंने माना नहीं है। ठीक है, अनिल गर्ग जी। शिव जी, ये आज नया कुछ हुआ है ऐसा नहीं है। मैं तो वर्षों से पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते अलग डिबेट्स में रहा हूं। मैंने टीएमसी और कांग्रेस के कभी प्रवक्ताओं को कभी भी मित्रवत नहीं देखा है। जब इंडी गठबंधन बना उससे पहले भी और उसके बाद भी, जब भी पश्चिम बंगाल की बात आती है, कांग्रेस का प्रवक्ता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व की बात करते हैं और वो जो बादशाह बोलते हैं वो टीएमसी के बिल्कुल खिलाफ रहती है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। टीएमसी और कांग्रेस के साथी इससे इत्तेफाक रखे या ना रखे, इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आपको कुछ राज्य बताता हूँ। वेस्ट बंगाल, ममता दीदी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लड़ चुकी है, जबकि अभी संजय जी कह रही है अंतिम फैसला नहीं है। अगर टीएमसी सुप्रीमो कह रही है और वो अंतिम नहीं है तो इसको क्या समझा जाएगा? बिल्कुल। बिहार जिसमें 40 सीटें हैं, आपने अभी जिक्र किया जेडीयू आरजेडी के साथ रहेगा नहीं रहेगा कुछ मालूम नहीं। अभी तो ये समझ में आ रहा है कि जेडीयू और आरजेडी की दोस्ती कुछ ही पलों की मेहमान है, कुछ दिनों की नहीं, कुछ पलों की मेहमान है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अखिलेश जी ने बहुत बार बार कहा कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़िए, आप सीट शेयरिंग की बात करिए, क्योंकि समय आ गया है। अभी सीट शेयरिंग कब होगी, कब हम चुनाव क्षेत्रों में जाएंगे, कब हम जनता के बीच जाएंगे, कब हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगी, तो वहां की भी अभी कुछ स्थिति समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस 20 सीटें चाहती है, अखिलेश जी 3 से 4 सीटें देना चाहते हैं। दिल्ली और पंजाब में आपने भगवंत मान का बयान सुन लिया होगा, उन्होंने कहा पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। अगर पंजाब में अकेले लड़ेंगे तो ये तो मान के चलिए भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही बोल रहे होंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, तो दिल्ली में भी अकेले लड़ेंगे। महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की आपस में सीट शेयरिंग पे नहीं बात बन पा रही। 48 सीटें, हर आदमी अपने कोटे से ज्यादा सीटें चाहता है। ये 230 सीटों पर अभी भी इंडी गठबंधन बहुत कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा कौन किस पे लड़ेगा। देखो कांग्रेस की एक बात मुझे समझ में आती है, अभी आशीष मिश्रा जी बता रहे थे कि बहुत जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस अपना जन समर्थन बढ़ाने पे लगी है और हर पार्टी को लगना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन उन राज्यों में जहां पे इनके ही साथियों की सरकार है, जैसे वेस्ट बंगाल, जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही अगर इंडी गठबंधन के साथी को ये आप अपनी योजना के बारे में नहीं बताएंगे तो वो खुश कैसे होंगे? बिल्कुल, ठीक है। आशीष जी आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन संजय जी को एक बार फिर से यहाँ पर मौका देना चाहिए क्योंकि टीएमसी की बात यहाँ पर आई है। बिल्कुल, नहीं एक बार संजय जी की बात आप पर आ जाते हैं, फिर पवन गोयल पर आएंगे। बिल्कुल संजय जी आप अपनी बात रखिए। जो कांग्रेस और टीएमसी के बीच में दरार पैदा करने का कारण एक तौर पर ठीक है, मैं भी मानता हूं कि अधीर रंजन चौधरी को भी थोड़ा सा ब्लेम यहां किया जाता है। आशीष जी अब ये चर्चा तो इनसे तो पूछने दीजिए ना, आप मुझे। संजय जी इसका जवाब क्या है? सीट शेयरिंग, अरे फिर आशीष एक मिनट सवाल लेने दीजिए ना, ऐसे आप डिबेट ऐसी खाली बातों में खत्म हो जाएगी। संजय जी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, 2 सीटों के ऑफर किया गया था, ममता दीदी ने कहा कि हमारे प्रपोजल्स पे जो काबिज नहीं हो पाएगा, सेटलमेंट नहीं हो पाई, जो भी बात है उसकी क्लैरिटी दे दीजिए ताकि आगे का तो पता लगे। आप बिल्कुल आरोप लगाइए पवन गोयल पे ये कि एनडीए में क्या हो रहा है, लेकिन इस बारे में बता दीजिए INDIA के लिए, क्योंकि नामकरण के तौर पर आपको देखा जाता है, ममता बनर्जी को देखा जाता है। जवाब देंगे आप पूरा? मैं तो आपको सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आशीष मिश्रा जी जवाब नहीं देने दे रहे थे, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप बोलिए ना। अरे सुनिए, आप शुरुआत ही ऐसी कर देते हैं, आप ऐसे पॉइंटर देते हैं शुरुआत में कि आप फिर मेरे से पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं। लेकिन आप बोलिए संजय, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, जो बोलेंगे बोल रहे थे पवन जी, बोल रहे थे आप बड़े गौर से पूरी तरीके से, हमने कहा था, बिल्कुल सभी को टोका था आपने, फिर वो पर्सनली खेलना है आपको। इंडी गठबंधन के बारे में बताइए ना साहब, फिर पवन गोयल के साथ कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है उनसे, आप बोलिए ना। पहले बस अब थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए। देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस चूंकि बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश भर में इनकी पार्टी फैले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर इस बात को लेकर के पड़ता है कि इनके जो बड़े लीडर हैं, जो प्रादेशिक लीडर हैं, उन पे लगाम नहीं लगा पा रही है। उस पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन पे लगाम लगाए। अभी कमलनाथ की वजह से जो है ये मध्य प्रदेश हारे, सचिन पायलट की वजह से राजस्थान हारे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, पूरे 5 साल के अंदर कंट्रोल नहीं हो पाया। केपी सिंहदेव की वजह से छत्तीसगढ़ हारे, वरना तो ये तस्तरी पे सजा करके इन्होंने बीजेपी को पूरी के पूरी दे दिया। वरना अगर इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगर कांग्रेस ने लड़ा होता तो मेरे ख्याल से 2 प्रदेश तो कम से कम जो है कांग्रेस जीत सकती थी। और लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने वहां पे हम लोग जबकि रैली करना चाहते थे भोपाल में, कमलनाथ ने मना कर दिया, फिर अखिलेश यादव के ऊपर ब्लेम किया। तो ये सब चीजें जो है कांग्रेस के अंदर यहाँ पे दिक्कत है। इस समय अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, पूरी तरीके से साफ दिखता है कि वो पूरी तरह बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। ऐसे ही एक और नेता इनकी तरफ है, वो प्रमोद कृष्णन जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो भी बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। वो किसी तरीके से कभी भी वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो ऐसे नेता जो है, जो नुकसानदायक होता है, ये नुकसानदायक नेताओं को पार्टी को बाहर कर देना चाहिए। एक सीधी सीधी बात है, क्योंकि हम लोगों को दिक्कत, ममता दीदी को दिक्कत इस बात को है, इस चीज को लेकर के, अभी जैसे आपके राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है विशेषज्ञ कहाँ से हो जाते हैं। मैं प्लीज आप बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए। मैं ममता दीदी के ऊपर नहीं जा रहा, मैं ममता दीदी के ऊपर नहीं जा रहा, मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि ममता दीदी को भी कहीं ना आहत हुई इस बात को लेकर के, आहत हुई। ठीक, बिल्कुल कार्रवाई नहीं, इसी पॉइंट से आशीष जी आप इनकी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त का अभाव भी, इसके चलते आपको मौका मैं दे रहा हूं। आप इसकी कंपैरिजन के हिसाब से ही बताइए, क्या सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है? जिस तरीके से उन्होंने कहा अधीर रंजन चौधरी का नाम यहां पर लिया, ऐसे कई नेता, क्या ऐसी बयानबाजियों के चक्कर में ही जो खटास पैदा हो जाती है उससे हानि हो जाती है? मध्य प्रदेश का वक्त भी आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने जब कहा था हमारे अगर अलायंस यहां पर नहीं है तो हमें बता देना चाहिए था, फिर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया, चिरकुट वगैरह, वो उस पर हम डीपली नहीं जाएंगे। लेकिन आशीष जी इसका जवाब टीएमसी की तरफ से बोलिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि वहां से भी कुछ नेता हैं जो बयानबाजी करते हैं और हमारे यहाँ से भी कुछ नेता है बयानबाजी करते हैं, लेकिन ममता दीदी से मेरे पर्सनल संबंध जो है बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, ये हो गया मेरा जवाब। अब राजनीतिक विषय जो अनिल भाई हैं उनसे पूछिएगा कि जितने स्टेट का उन्होंने नाम बताया था, मुझे बिल्कुल सर, 10 सेकंड आपके पास, बस कंप्लीट करिए, विषय समय समाप्त हो रहा है। जवाब दे दो। हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, समय का बिल्कुल अभाव है इस वक्त। हम आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अनिल गर्ग जी माफ कीजिएगा, संजय जी माफ कीजिएगा, पवन जी, आशीष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहां पर करना चाहूंगा। फिर अगले दिन फिर जुड़ेंगे ना, फिर चर्चा करेंगे इस मामले में।